करा और हम तमिल फिल्मों की तरफ चले। दो गरीब बच्चे का क्या पुष्पाराज, दो गरीब बच्चे पुष्पाराज में झुकेगा नहीं साला। पिछले वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, लेकिन साहब कुलदीप रंगीला कहना चाहता है गुरुदेव की उपस्थिति में कि पुष्पाराज झुके न झुके, ये कुलदीप रंगीला झुकेगा। ये सच है कि झुकने वालों में हमारा नाम दर्ज नहीं होता है, लेकिन साहब अगर झुकने से हमारे रिश्तों में मजबूती आती है तो फिर हमें झुकने में कोई हर्ज नहीं होता है। झुकने से हमारे रिश्तों में मजबूती आती है, कहीं भी झुक सकते हो। और ये कवि लोगों का तो भरोसा ही नहीं। अभी पिछले दिनों दानपुर कवि सम्मेलन, आयोजक का नाम प्रेमनाथ तिवारी, तिवारी जी मंच पे आ गया, थोड़ी सी लगा ली और मंच पे आकर के घोषणा कर दी कि कवियों को पेमेंट जब भी मिलेगा जब वो मेरे पुत्र पे 4-4 पंक्ति सुनाएंगे। अब कवि टेंशन में, पेमेंट खतरे में फंसा। देश की बात छोड़ो, धर्म की बात छोड़ो, श्रृंगार की बात छोड़ो और वो तिवारी जी के पुत्र पे कविता पढ़ो। और वो वीर रस के कवि महाराणा प्रताप की बात छोड़ दी ने, तिवारी जी के पुत्र पे कविता पढ़ रहे। कितने कॉन्फिडेंस वाले होते हैं कवि। और वीर रस का कवि शुरू हुआ कि देखना बड़ो बड़ो का बाप बनेगा, तिवारी का बेटा तो प्रताप बनेगा, तिवारी का बेटा तो प्रताप बनेगा। ये अलग कवित्री को बुलाया कि तू आ। कवित्री का भी पेमेंट 15,000 रुपए। अब वो शुरू हुई, देखना ये कोई उड़ती झील बनेगा और तिवारी का लल्ला तो वकील बनेगा। पेमेंट खतरे में, पेमेंट निकलवा तो वो फंसा। और ये सब तो ठीक है। एक नेताजी बैठे मंच पे, वो अभी भी कांग्रेस से बीजेपी में आए। और वो तिवारी के बेटे की शादी ने इधर पांडे जी को खड़ा कर दिया कि आप उद्बोधन दो और बोलो मेरे बच्चे पे। वो पांडे जी शुरू हो गए, तिवारी जी और हम भले अलग अलग पार्टी से हैं, हमारी मंजिलें भले अलग अलग है, लेकिन हमारे रास्ते एक है। आज तिवारी जी और हम साथ में पड़े हैं। आज हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन हमारा उद्देश्य एक है। आज तिवारी जी और हम बचपन से बड़े एक साथ हुए हैं। आज भले हमने एक माँ की कोख से जन्म नहीं लिया है, लेकिन हमारे पिता एक है। तो पीछे से तिवारी जी टेंशन में। लेकिन साहब 8 कवियों के बाद में मेरा नंबर आया। मैंने कहा तिवारी जी आपका पुत्र डॉक्टर बने या न बने, इंजीनियर बने या न बने, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि आपका पुत्र क्या बनेगा और उसको बनने से भगवान भी नहीं रोक सकता। तो वो तिवारी जी टेंशन में आ गए। जो 4 पंक्ति तिवारी जी को सौंपी आप तक पहुंचाता हूँ सीधा सीधा 2 और 2 4 का हिसाब। कि घर पे तिवारी जी के पुत्र ने जन्म लिया, एक मित्र बोला कवि भारी बन जाएगा। एक बोला डॉक्टर, एक बोला इंजीनियर, एक कहने लगा अधिकारी बन जाएगा। तो मैं बोला ना डॉक्टर और ना ही इंजीनियर, ना कवि भारी ना पटवारी बन पाएगा। पापा जी तिवारी इसके, माता जी तिवारी इसकी, बड़ा होके यह भी तिवारी बन जाएगा, बड़ा होके यह भी तिवारी बन जाएगा। ये टेक्निक ढूंढ लेते हैं साहब। लेकिन इस माटी को इसलिए कुलदीप रंगीला प्रणाम करता है, छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं। मैं इनके माता पिताओं को भी शुभकामनाएं देता हूं कि आप बच्चों में वो संस्कार दे रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं ना, ये आपके बुढ़ापे की दवा है। ये जो बच्चे हैं ये आपके बुढ़ापे की दवा है। मेरे पास तो एक बच्चा में हम उससे ही तवा है। क्योंकि दिक्कत ये है कि वो रात भर सोता नहीं है। अब वो सो ही नहीं, इस चक्कर में अगला हो ही नहीं, क्योंकि पहला सोए तो अगला होए। इसको इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट इज अराइविंग एंड सेकंड इज स्लीपिंग। ये इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूं कि आपको मालूम पड़े कि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूं।
चेहरे पे आदमी को नहीं जाना चाहिए कि साहब इतने सारे कवि बैठे हैं, विष्णु बैठा है, लेकिन विष्णु में और हम में केवल यही फर्क है कि हम कहीं भी जाके मुंह काला कर सकते हैं, ये नहीं कर सकता। तो साहब ये पावन माटी है, क्योंकि पहला सो ही नहीं इसलिए अगला वो ही नहीं। अब मैंने एक टेक्निक लगाई, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अपन दोनों सोने की एक्टिंग करेंगे, अपने को सोया देख के ये भी सो जाएगा, सपनों में खो जाएगा। दो ही कम्बल ओढ़ के सो गए। 10 मिनट बाद पत्नी ने मेरे को जगाया, उठो उठो, सो गया। मैंने कहा ठीक है। बोले, मेरी पत्नी बोली कि मेरी एक्टिंग देखी, मेरे को रोहित शेट्टी देखता तो अभी फिल्म में साइन कर लेता। मैंने कहा तेरी एक्टिंग को गोली मार, मेरी एक्टिंग देखी, मैं तो सो भी रहा था, साथ में खर्राटे भी ले रहा था। आओ मोहब्बत करें, मैं भी जगा हूं और तू भी जगी है। तभी वो 2 साल का बच्चा कंबल में से निकल के बोला कि पापा पापा पहले ये बताओ कि मेरी एक्टिंग कैसी लगी है, पापा पापा ये बताओ। हर जगह दुखी है साहब आदमी। और साहब मैं कह रहा था, कहता था कि हिंदुस्तान में अगर कुलदीप रंगीला देश के बड़े बड़े कवि सम्मेलन में जाता, हमें बड़े बड़े लिफाफे मिलते हैं, लेकिन आज से 15 वर्ष पहले अगर मैंने अपने कवि सम्मेलन की शुरुआत की थी साहब, तो इस माटी को इसलिए प्रणाम करता हूं कि पहला मंच मैंने बड़वानी में पढ़ा था। और उस कवि सम्मेलन में भाई साहब मुझे कोई बहुत बड़ा लिफाफा नहीं मिला था। आज कवि सम्मेलन में हमें 20,000, 50,000, संस्कृति विभाग में 1 लाख तक के लिफाफे मिलते हैं, लेकिन उस कवि सम्मेलन में मुझे मात्र 50 रुपए का एक लिफाफा मिला था। और उस लिफाफे की कीमत इन लिफाफों से बहुत बड़ी थी, क्योंकि वो मेरे जीवन का पहला लिफाफा था। और जिस वक्त वो लिफाफा मुझे प्राप्त हुआ, मैंने उसी समय संकल्प लिया, उसी समय कसम खाई कि कवि सम्मेलन से मुझे कितना भी धन प्राप्त हो, कितनी भी राशि प्राप्त हो, कवि सम्मेलन का पैसा मैं कभी स्वयं के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि कवि सम्मेलन के पैसों से मैं 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करूंगा। और आज भी कवि सम्मेलन के पैसों से मैं 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करता हूं। हालांकि वो 2 बच्चे मेरे खुद के ही हैं। फिर टेंशन में आ गया। अरे साहब जीवन में पैसा मायने नहीं रखता है। कह रहा था 2000 का नोट बंद हो गया, यहाँ तो देखे को 2 साल हो गए। पैसा मायने नहीं रखता, मायने रखता हमारा आपका प्रेम, क्योंकि हम तो कवि हैं। जब तक मंच पे, जब तक VIP मंच के पीछे जाके सबको एक साथ 30 नंबर बीड़ी पीना। सच्चाई यही है साहब। अभी पिछले दिनों मेरे को अवध कवि सम्मेलन में जाना, नागदा जंक्शन से मेरे को ट्रेन पकड़नी। और आपको मालूम है नागदा जंक्शन कौन है? नागदा जंक्शन माइकल जैक्सन का छोटा भाई है। अब जैसे ही ट्रेन आई, पैसे कोड़ी कुछ थे नहीं, रिजर्वेशन हुआ नहीं, मेरे साथ में हिमांशु भावसार, सबसे पहले मैं डब्बे में घुसा, मेरे पीछे ये, पीछे से धक्का आया तो इसने वही धक्का मेरे को फॉरवर्ड किया। अपन टैलेंटेड, अपन ने आगे वालों को फॉरवर्ड किया। आगे वाला बोला कि भैया जरा ढंग से खड़ा रहे। मैंने कहा मैं तो ढंग से ही खड़ा हूं, पर शायद आपको जानकारी नहीं है मैं राष्ट्रीय स्तर का कवि हूं। लेकिन उसने जो बात कही वो बात आपके समझ में आ जाए तो हिंदुस्तान के पूरे 2375 राष्ट्रीय स्तर के कवियों के सम्मान में ठोक देना। उसने कहा जरा ढंग से खड़ा रहे। मैंने कहा मैं तो ढंग से ही खड़ा हूं, पर शायद आपको जानकारी नहीं है मैं राष्ट्रीय स्तर का कवि हूं। तो वो कहने लगा कि राष्ट्रीय स्तर का कवि है तो क्या छाती पर चढ़ेगा? कोई समस्या वाला काम ही नहीं है साहब। हम पीड़ाओं को भोगने वाले लोग हैं, और हम तो मालवा और निमाड़ के लोग तो होते ही टैलेंटेड हैं। क्योंकि हमारे मालवा में भी आप किसी से भी पूछ लो, क्यों कहां से आ रहा है? यहीं से। कहां जा रही है? यहीं। यहाँ क्यों खड़ा है? यूं ही, मतलब बगैर उद्देश्य के। अभी पिछले दिनों मेरे को धार कवि सम्मेलन में जाना, मैं देवास से बैठा, सरवटे उतरा, वहां से मेरे को धार की बस गंगवाल से मिलती, तो मैं मैजिक में बैठा। मेरे सामने एक आदमी काला, महाकाला, अति काला, घनघोर काला, उसका काला रूप बड़ा ही दोहरा लगे, यहां तक कि उसके सामने ये विष्णु विश्वास भी गोरा लगे। मैंने उससे प्रेम से पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब आपका नाम? बोला भेरू। मैंने कहा बड़ा प्यारा नाम है। बोले प्यारा है तो आप रख लो, मैं कोई दूसरा रख लूंगा। मैजिक आगे बड़ा आनंद लेना, मालवा और निमाड़ की मस्ती का मेरे अंदर जिज्ञासा पैदा हुई। मैंने दूसरा ना प्रश्न पूछा, मैंने कहा पिताजी का नाम? बोला काल भैरू। मैंने कहा प्रणाम है। जिज्ञासा और पैदा हुई, मैंने तीसरा प्रश्न पूछ लिया, मैंने कहा दादाजी का नाम? बोला पताल भैरू।
लेकिन साहब उसका जवाब आप तक पहुंच जाए तो इस मालवा और निमाड़ के सम्मान में ताली ठोक देना। मैंने कहा देवता मैं तेरे को प्रणाम करता हूँ, तू भेरू, पिताजी काल भेरू, दादाजी पताल भेरू, मेरे बाप ये बता के जा कहाँ रहा है? बोला लाबरिया भेरू। साहब हम कहीं से भी हंसी निकाल लेते हैं, हंसी आदमी के अंदर होती है। और मैंने क्या कहा, ये प्रेम का आयोजन है। अगर हम आगे के कवि सम्मेलन में कुछ लेके जाएंगे ना, तो यहाँ से पैसा लेके नहीं जाएंगे, आपका प्रेम लेके जाएंगे। वो प्रेम इन कवियों का आत्मविश्वास बढ़ाता है। और कहीं स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जिस व्यक्ति के पास आत्मविश्वास होता है वो आधी जंग लड़ने के पहले ही जीत जाता है। बस उसी जंग में आपको मेरा साथ देना है साहब, क्योंकि पैसों की तो ये स्थिति हम जानते हैं। कुछ वर्ष पहले हमने बड़ी दीपावली पे जिस नोट की पूजा की थी, छोटी दीपावली पे उसी नोट को निकाल के हमने घर से बाहर कर दिया। तब पंक्ति आप तक पहुंचाता हूं, क्योंकि हम तो साहब कवि हैं। अभी 6 महीने पहले मेरे को चिकनगुनिया हो गया, मेरे पिताजी ने 25,000 रुपए लगाए, मेरे पास पैसा कौड़ी कुछ था नहीं। मैं बिस्तर पे पड़ा, ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही। ये कविगण मेरे को देखने के लिए आए, तो नागर जी ने मेरे से पूछ लिया बेटा कैसा लग रहा है? अब मैं बोलूं उसके पहले मेरे पिताजी बोल उठे, बोले उनसे पूछ के देखो जिनका पैसा लग रहा है। तो साहब मायने पैसा नहीं प्रेम रखता। तब पंक्ति आप तक पहुंचाता हूं कि पैसा आदमी के रूप बदल देता है, कहीं छांव तो कहीं धूप बदल देता है। मंदिर किसी भी भगवान का हो, उसके सामने एक पेटी होती है, उस पेटी में भी साक्षात लक्ष्मी देवी बैठी होती है। और यहाँ से कविता के साथ यात्रा करना मित्रों, कि पैसा अगर उस पेटी में हो तो आदमी को पुजारी बना देता है, पैसा अगर तिजोरी में हो तो आदमी को सरकारी बना देता है, पैसा अगर गल्ले में हो तो आदमी को व्यापारी बना देता है, और यही पैसा अगर कटोरे में हो तो आदमी को भिखारी बना देता है। यही पैसा अगर कटोरे में हो तो आदमी को भिखारी बना देता है। साहब पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता आपका प्रेम। तब मैं आपसे कहना चाहता हूँ यही कविता गुरुदेव, एक दिन मैंने अपनी सगी धर्म पलटनी को सुनाई। मैंने एक बार सुनाई, उसके समझ में नहीं आई। मैंने दोबारा सुनाई, उसके फिर भी समझ में नहीं आई। मैंने तीसरी बार सुनाई, उसके इतने समझ में आई कि वो उठ के सीधे मैके ही निकल ली। अब अपन प्रसन्न की बला टली, पर 3 दिन बाद मेरे को याद आई, तो मैंने उसको फोन लगाया, खींच खींच खोज 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 खींच खाच खींच, तो उसने काट दिया खींच। तो मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैंने कहा जाग रही हो तो चैन भेज, सो रही हो तो नींद भेज, जो कर रही है हकीकत भेज। तो वो भावुक हो गई, उसने व्हाट्सएप पे जवाब दिया, बोले बर्तन मांज रही हूँ, हेठवाड़ा भेजो। ये पीड़ाएं होती है साहब, कवियों को ये सब भोगना पड़ता है। लेकिन आइए मैं एक कविता अपने मन की पढ़ देना चाहता हूँ, क्योंकि लगभग मेरे को आधा घंटा हो चुका है, चाय बन रही है, पानी बट रहा है। साहब 10 साल पहले की सत्य घटना आपको बताता हूँ। कवियों के साथ घटनाएं नहीं दुर्घटनाएं होती है, कवियों के साथ घटनाएं नहीं दुर्घटनाएं होती है। मैं गया बाजार, सत्य घटना बिल्कुल। मैं गया बाजार, बाजार जाकर मैंने चप्पल खरीदी, चप्पल खरीदकर सीधे सीधे दुकानदार से एक प्रश्न पूछा। मैंने कहा भाई साहब चप्पल कब तक चलेगी? दुकानदार मजाक के मूड में कहने लगा जमीन से और पांव से बचा के रखना, जिंदगी भर चलेगी। मैंने कहा बारिश का टाइम है, छाता भी खरीद लो। छतरी खरीद कर मैंने फिर दुकानदार से पूछा, मैंने कहा छतरी कब तक चलेगी? दुकानदार मजाक के मूड में कहने लगा बारिश से और धूप से बचा के रखना, जिंदगी भर चलेगी। साहब घर गया तो मेरे को देखने लड़की वाले आए थे। लड़की की माँ ने मुझे देखा, देखकर पसंद किया और सीधे सीधे मेरे से प्रश्न किया, क्या आपको लड़की पसंद है? पर अपन तो मजाक के मूड में आ गए। मैंने कहा पसंद तो है, कब तक चलेगी? पर कब तक चलेगी अपने को नहीं पता। और लड़की की माँ भी मजाक के मूड में तुरंत कहने लगी कि दोस्तों और पड़ोसियों से बचा के रखना, जिंदगी भर चलेगी। आइए साहब बड़े आनंद के साथ आप सुन रहे, मैं एक कविता अपने मन की गुरुदेव का आदेश है पढ़ देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने क्या कहा पूरा देश राममय हो गया है। इन्होंने बात कही थी कि ऐसा नहीं वैसा। देखो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन अगर कहीं होता तो वो होता लाल किले की प्राचीर पर। उस कवि सम्मेलन का पूरा बजट होता भाई साहब 65 लाख रुपए। देश का हर छोटे से छोटा कवि और बड़े से बड़ा कवि मन में ये स्वप्न देखता कि एक बार उस लाल किले के मंच पर जाए और कविता पढ़े। लेकिन बड़वानी वालों, आपका अपना ये बेटा उस लाल किले के कवि सम्मेलन में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि आप सबके आशीर्वाद से पूरे 3 बार गया है। कविताएं सुनने के लिए,
फिर भावुक होगा। अपने को भावुक नहीं होना। अपन क्या देखो वीर उसका कभी आपके सामने नहीं खड़ा, नहीं तो ये क्या बात करते हैं भाई, देश में ऐसे ऐसे लोग होगा JNU के बाहर खड़े होते हैं और खड़े होके बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इतने अफजल मारोगे, अगर घर से अफजल निकलेगा तो ये शुरू होगा वीरस के कवि कि इधर घर घर से अफजल निकलेगा तो इधर घर घर से महाराणा प्रताप निकलेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, इतने छोटे से काम के लिए क्या महाराणा प्रताप को खर्च करने की जरूरत है? हाँ नहीं है। ये अपन तो आइडिया से काम कर लेते। अपन सबसे पहले क्या देखो, वो क्या कहते हैं कि कितने अफजल मारोगे अगर घर से अफजल निकलेगा। अपन सबसे पहले ये देखो कि ये अफजल रहता कहाँ है, उसके घर की फील्डिंग करो, और जैसे ही वो घर के बाहर निकले अपने को उसको नहीं मारना है, बिल्कुल नहीं मारना है। अपन क्या करोगे, जैसे ही अफजल घर के बाहर निकले अपन उसके घर में घुस जाओ। करंट धीरे धीरे जा रहा है। ताली तो बजा देना साहब, विदाई की कविता पढ़ता हूं क्या। जैसे ही अफजल घर के बाहर निकले बिल्कुल नहीं मारना, अपन उसके घर में घुस जाओ और अंदर से लगा लो साकल। अब अफजल कहां, अपन कहां। अब अफजल के घर से जो निकलेगा वो अफजल थोड़ी होगा, गंगाराम होगा, सीताराम होगा, राधेश्याम होगा, कहाँ का अफजल होगा। जिंदाबाद है।